देखो अनुसूचियां, अनुसूचियां अनुसूचियां नंबर 1 अनुसूची लिखो। अनुसूचियां नंबर 1, भारत के भारत के राज्यों व भारत के राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के नाम व क्षेत्रों का उल्लेख के नाम व क्षेत्रों का उल्लेख। तो जो संविधान का भाग 1 है ना कि भारत एक राज्यों का संघ है, उसमें ये राज्य होंगे, बाद में बढ़ते गए थे ये, लेकिन पहले तो ये हुआ ना कि भारत एक, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की रिपोर्टें पूरी सबमिट हुई थी। राजस्थान का एकीकरण का जो 7वां और अंतिम चरण था, उस समय भारत में 14 राज्य थे। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे राज्य बढ़े। जैसे आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बना था 14वां राज्य, फिर 15वां राज्य बना दिया इन्होंने पंजाब से अलग करके भाषा के आधार पर हरियाणा को, और हिमाचल प्रदेश को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। बाद में हिमाचल राज्य भी बना। फिर जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बाद में आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सारे टुकड़े कर करके बाद में बनाए गए। तो ये संविधान का भाग, ये अनुसूची नंबर 1। फिर लिखो अनुसूची नंबर 2, पदाधिकारियों की परिलब्धियों का उल्लेख। पदाधिकारियों की परिलब्धियों का उल्लेख बहुत सरल है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन, भत्तों और पेंशन के बारे में अनुसूची 2 में बताया गया है। ठीक है, तो जितने भी भारत के जो पदाधिकारी हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, उन सब की परिलब्धियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 2। नंबर 3 पे लिखो, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ। इसमें भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं है, बता सकता है कोई? भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 पढ़ा तो है भाई, राष्ट्रपति की शपथ। तो इसमें वो पदाधिकारी हैं, वो उम्मीदवार हैं, जैसे प्रधानमंत्री, संघ के मंत्री, विधानसभा के सदस्य, वो जिनकी शपथ का अलग से उल्लेख नहीं है, उनका कौन सी अनुसूची में उल्लेख है? नंबर 3। ठीक है। नंबर 4, राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन, जैसे राजस्थान की 10 हैं, जैसे और भी राज्यों की अपनी अपनी है ना, जैसे यूपी की सर्वाधिक है, उसके बाद में जैसे आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, उन सब का उल्लेख किस में किया गया है? अनुसूची नंबर 4 में, कि राज्यसभा में राज्यों को कितना कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। नंबर 5, अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण
के संबंध में उपबंध के संबंध में उपबंध। तो भारत में वो क्षेत्र जहां पर एससी और एसटी जाति अधिक निवास करती है उन क्षेत्रों के बारे में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। वो किसमें है वर्णन? 5 में। अनुसूची नंबर 6, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऐसे याद कर लो ना, ATM स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि एम से तो पूर्वोत्तर में मणिपुर भी है, तो जिनके मात्रा लगती है पहले नाम के वो मणिपुर की मात्रा नहीं आती ना भाई। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन संबंधी उपबंध, प्रशासन संबंधी उपबंध प्रशासन संबंधी उपबंध अनुसूची 7, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। तो अब आप बताओ, शक्तियों का विभाजन करते हैं तो कितनी सूचियों में करते हैं? एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय हैं। मूल संविधान की बात कर रहा हूं, वर्तमान भी बता दूंगा। मूल संविधान में कितने विषय थे? 97। राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय। और ब्रैकेट में वर्तमान लिख लेना। 161 42वें संविधान संशोधन में इससे 5 विषय निकाल के 5 इसमें डाल दिए, तो इसमें तो हो गए 66 से 61 और इसमें हो गए 47 से 52। तो वर्तमान स्थिति ये है, वो मूल संविधान की है, ये वर्तमान है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चौदह भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। वर्तमान में 22, वर्तमान में 22। 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 22। तो अगर आपको पूछ ले, अभी हाल ही में चर्चा में चल रहा है, पूछ ले क्या पता आपको, क्योंकि राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर आंदोलन चल रहा है जयपुर में कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जाए। और सबसे बड़ी बात, कम से कम राजस्थान सरकार तो उसको राजभाषा घोषित करे राज्य की। भाई वो तो संविधान वाले तो कब के कब करेंगे, लेकिन राजभाषा ही घोषित नहीं है अभी तक। पर ये ध्यान में रख लेना आप कि 14 भाषाएं थी यही, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सारी थी इसमें। उसके बाद में कितनी हो गई? ये 22। ये 14 के बाद वाली जो भाषाएं हैं ना, ये कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि इनके लिए संविधान संशोधन किया गया था। अगर आपको पूछ लें कि 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। जो संविधान में शामिल की गई 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी। आप इन 22 भाषाएं है ना, ये
इनमें आप कॉपी प्राप्त कर सकते हो संसद में, यूपीएससी में आप इनमें से सब्जेक्ट ले सकते हो ऑप्शनल, जो 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता है। अगर आप लोकसभा में या राज्यसभा में हो तो आप जो वो भाषण दिया जाता है, क्योंकि सबको एक भाषा नहीं आती, मान लो एक मंत्री है वो हिंदी में दे रहा है अपना वहां पे स्टेटमेंट, तो जरूरी है क्या तमिलनाडु के सांसद को आती हो? तो वो वहां पे मांग कर सकता है, या करते भी हैं वो, उनको अंग्रेजी में भी कॉपियां दी जाती हैं, देखा होगा वो सभी पेज लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि सबको वो भाषा नहीं आती, समझनी भी तो जरूरी होती है। तो 15वीं भाषा लिखो। 15वीं भाषा सिंधी। इक्कीसवां संविधान संशोधन 1967। अगले लिखो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 भाषाएं और हो गई, तो 18 भाषाएं हो गई ना संविधान में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992। ये तो 1992, 73वां 74वां पढ़ते ही हो। 71वां संविधान संशोधन 1992। बोडो, डोगरी, संथाली। आपको एक खास बात पता है, ये जितनी भाषाएं मैंने यहां पर लिखी है ना, इन सब का मिलाकर क्षेत्रफल और इन सब को बोलने वालों की जनसंख्या राजस्थानी भाषा अकेली से कम है। इनको बोलने वाले लोग और इनका जो क्षेत्रफल है, अगर केवल मारवाड़ी की भी बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का 61.11% भी निकालो आप थार के मरुस्थल को, तो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर होता है क्षेत्रफल। इतना इनका मिला के नहीं है, और इतना नहीं बोलने वालों की जनसंख्या है। नेपाली तो नेपाल वाले बॉर्डर में बोलते हैं भाई, ये अकेली भाषाएं हैं बिहार यूपी की छोटी छोटी। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। लेकिन लोगों ने प्रयास किया भाई, एक मत थे वो, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। 92वां संविधान संशोधन 2003। ये लो 22 भाषाएं हो गई, 15 और 3 18 और 4 22। संथाली, मैथिली। मैथिली शरणगुप्त वाला शरणगुप्त निकाल दो, बचा हो मैथिली। बड़ा लेख कवि था ना ये मैथिली शरणगुप्त। लिखो सिंधी हो गई, 3 भाषाएं ये हो गई, और 4 बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो ये 8 अनुसूचियां हो गई, ठीक है। अब वे लिखो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। भूमि सुधार, भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून शामिल किए गए, कानून शामिल किए गए, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। यानी आपने देखा होगा आजादी से पहले जमींदारी प्रथा थी, तो उसको भी तो खत्म करना था, जो वास्तविक मालिक है जमीन का उसको भी तो देना था।
तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित जैसे कुंभाराम आर्य ने भी बहुत प्रयास किए, नाम सुना होगा, इधर वाले तो जानते भी हैं। तो जो बीकानेर वाले प्रजामंडल में, तो कुंभाराम आर्य वो भूमि सुधार ही तो था भाई, जो किसान की जमीन है उसको मिले। अब अगर इसको न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं रखते तो वो तो न्यायालय में चले जाते, जिसके साथ भी होता वो कोर्ट में चला जाता और स्टे ले आता। तो इनको न्यायिक समीक्षा से यानी आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका एक उदाहरण और बता देता हूं, इसमें किसको शामिल किया था। आरक्षण दिया गया तब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में कहा था कि आरक्षण किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपने भी सुना होगा कि आरक्षण है वो सामान्य वर्ग का 50%, बचे हुए 50 में आप दे सकते हो। लेकिन तमिलनाडु ने आरक्षण दिया 67%, तो उसको सीधी सीधी चुनौती मिलती कि नहीं न्यायपालिका में, इसमें शामिल करवा दिया था। तमिलनाडु का आरक्षण इसमें था पहली 9वीं अनुसूची में। तो ये 9वीं अनुसूची जो है ये न्यायिक समीक्षा से बाहर है। इसमें जो भी कानून है उनको न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। लेकिन फिर वही बात, एक व्यक्ति और आता है जो इस पर भी रिट लगा देता है, विवाद करता है, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती वाद। तो केशवानंद भारती वाद का फैसला आया था कितनी तारीख को, 24 अप्रैल 1973। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 अप्रैल 1973 को जब हम ये फैसला सुना रहे हैं, इसके बाद जो भी विषय, जो भी कानून अनुसूची नंबर 9 में शामिल किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी 24 अप्रैल से पहले के जो कानून है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन अब अगर कुछ शामिल होता है तो उसकी क्या की जाएगी, न्यायिक समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 13 हमें इसकी अनुमति देता है। तो न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को कौन देता है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार या अधिकारों का हनन करती है तो न्यायपालिका उसे निरस्त घोषित कर सकती है। उसमें भी दो प्रावधान है, एक तो होता है आच्छादन, एक होता है पृथक्करणीयता। ऐसे सिंपल शब्दों में समझ लो, मान लो कि ये किसी व्यक्ति के मूल अधिकार है और संसद ने कोई कानून बनाया और उस कानून के कारण उसके पूरे मूल अधिकार इस पर दब गए, यानी उसके पूरे मूल अधिकार हैं उस कानून के कारण खत्म हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती, क्या है, करती है। और दूसरा नियम यह है कि मान लो संसद ने कोई कानून बनाया और किसी व्यक्ति के मूल अधिकार इतने प्रभावित हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इतने इतने हिस्से को निरस्त कर देती है। ये तो पूरे के कारण ही हो रहा है ना, तो इसको तो पूरा कर देगी और इसको इतना इतना कर देगी, क्योंकि बाकी तो मूल अधिकार को प्रभावित नहीं कर रहा ना ये कानून, तो जितना जितना कर रहा है उतना उतना। तो केशवानंद भारती वाद के बाद 9वीं अनुसूची का क्या किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, या इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, नाम सुना होगा आपने एक वो। तो ये लिखो, इसमें नोट लगा के लिखना, ये तो लिख लिया ना यहां तक, नोट लगा के लिखना। केशवानंद भारती वाद में, केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चौबीस अप्रैल 1973 के बाद निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब लिखो अनुच्छेद 10, अनुसूची 10। ये बाद में जोड़ी गई हैं सारी, 8 के बाद वाली।
दल बदल निरोधक कानून, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा ये प्रावधान आपने शायद राजस्थान पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, बता देता हूं। कोई भी एक दल से अगर 1/3 से कम सदस्य दूसरे दल में शामिल होते हैं, उन सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। वो अभी कर्नाटक वाली बात कर रहे थे अपन, वहां भी ऐसा ही हुआ था। अब मान लो कि एक पार्टी के 100 विधायक हैं और इनमें से 33 से कम विधायक अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, निरस्त, और वहां पर दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे। यानी कि कोई भी 1/3 से कम दूसरे दल में नहीं जा सकता। अगर इनकी संख्या 1/3 है तब इसे दल का विघटन माना जाएगा। दल की जो परंपराएं हैं, दल की जो रणनीतियां हैं, उनसे ये संतुष्ट नहीं है, इसलिए पार्टी छोड़ के गए हैं, इसलिए इनकी सदस्यता निरस्त नहीं की जाएगी। यानी 33 जाते हैं तब ठीक है, 32 जाते हैं तो 32 की सदस्यता क्या कर दी जाएगी, निरस्त। ये नियम इसलिए लगाया गया था राजीव गांधी के समय कि ये दल बदल छोड़ने वाली प्रथाएं बहुत चल रही थी। 2 जने एक पार्टी छोड़कर दूसरी में, तो अब देखते हो ना आप कि 1-2 छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि 1-2 छोड़ के चले जाएंगे तो उनकी सदस्यता क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। बेचारी मायावती परेशान हो रखी है, इसीलिए राजस्थान में 5-4 को जितवाती है यहाँ पर, और वो 5-6 साथ में ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी पार्टी, इसलिए उनकी सदस्यता भी निरस्त नहीं होती। ये जो पिछली बार गहलोत सरकार में राजकुमार शर्मा मंत्री बने थे, ये बसपा से जीत के आए थे, तो उस समय आप सोच रहे होंगे कि पार्टी कैसे छोड़ दी। 6 के 6 बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो 6 का 6 का मतलब 100% विलय हो गया, उनकी सदस्यता निरस्त नहीं होगी। बाद में इन्होंने देखा कि 1/3 से तो पार नहीं पड़ रही, तो भी गड़बड़ हो रही है, तब इसको और कठोर बनाया गया, और वर्तमान में ये प्रावधान 2/3 है। यानी अगर 100 विधायक हैं तो 67 विधायक पार्टी छोड़ के जाएंगे, तभी उस दल का विघटन माना जाएगा, अन्यथा उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। और यह प्रावधान किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ठीक है, तो 1/3 और 2/3, वर्तमान में कितना है ये, 2/3। और 91वां संविधान संशोधन अधिनियम में एक प्रावधान और किया गया कि एक तो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, इनके जो कुल सदस्य हैं उनके 15% से अधिक मंत्री परिषद में नहीं होंगे। तो वर्तमान में आप देखते हो ना, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 का 15% का मतलब हो गया 30। तो राजस्थान में जो मंत्री परिषद है उसका स्ट्रक्चर होगा 1+29। एक तो होगा सीएम और 29 होंगे अन्य मंत्री, चाहे वो राज्य मंत्री हो चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो। पूरी मंत्री परिषद कितनी हो सकती है, 30 की, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 12, क्योंकि कई विधानसभाएं हैं जैसे पुदुचेरी जैसी 30 सदस्य हैं, 30 का 15% का मतलब 4.5 यानी 5। तो एक तो मुख्यमंत्री हो गए और 4 अन्य मंत्री हो गए। 4 से वहां का प्रशासन नहीं चल सकता, क्योंकि वहां भी विभाग तो सारे ही होंगे, उद्योग विभाग, कृषि विभाग सारे ही होंगे। तो मिनिमम की रेंज कितनी है, और ये अधीनस्थ बोर्ड का एक बार पूछा हुआ है, अब किस में पूछा हुआ मुझे नहीं पता, उसमें 1+11 लिखा था कि इस संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद का आकार कितना हो सकता है, 1+11। इसमें मुख्यमंत्री को जोड़ लो और संघ में प्रधानमंत्री को जोड़ लो, और ये 11 क्या होंगे, मंत्री परिषद। तो अब जैसे वर्तमान में जो लोकसभा है उसकी जो कुल सदस्य तो 550 हैं, लेकिन सदस्य कितने हैं, 543, 2 एंग्लो इंडियन नहीं है अब। तो 543 का 15% होगा, जिसमें प्रधानमंत्री होगा और अन्य मंत्री होंगे। तो ये भी प्रावधान कब किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003। तो सबसे पहले इसमें लिखना, दल बदल निरोधक कानून में यदि 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 और एक बात बताओ, कोई व्यक्ति निर्दलीय जीत के गया तो वो पार्टी ज्वाइन कर ले तो कर सकता है या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। समर्थन दे सकता है सरकार को,
वो समर्थन का मतलब कि भाई मैं आपके साथ हूं, पर जैसे निर्दलीय गया है तो वो जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। और मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन के 6 माह के भीतर भीतर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है, 6 माह के बाद कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। मनोनीत होते हैं ना राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्य, वो अगर 6 माह के भीतर भीतर मनोनयन के कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकते। और निर्दलीय कभी नहीं कर सकता। अगली बार का चुनाव लड़ो उस पार्टी की टिकट से, लेकिन बीच सत्र में वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं या इस पार्टी का मुझे माना जाए, उसको निर्दलीय ही माना जाएगा। लेकिन सरकार बनाने के लिए आपने देखा होगा समर्थन लेते हैं निर्दलीयों से, दूसरी पार्टी के सदस्यों से। समर्थन अलग चीज है। समर्थन में क्या करते हैं, राज्यपाल भवन में जाएंगे, वहां पर राज्यपाल खड़ा कर लेगा, ऐसे गिनती करेगा 1 2 3 4 5, हाँ भाई तेरे पास 101 है, चल तू मुख्यमंत्री है। ऐसे होता है, परेड होती है इनकी। देखा होगा ना, राज्यसभा जो राज्यपाल होता है वो परेड करवाता है कि पहले तो वो बुलाता है कि आ जाओ भाई, जैसे गहलोत के पास 102 आए, बोले आ जाओ 102 को लेके, तो कई बार देखते हो ना बाड़ाबंदी करते हैं इनकी, कोई भाग ना जाए। पहले लिस्ट होती है, फिर इनको बस में बैठा के वहां ले जाते हैं, वरना ये भाग जाते हैं कई बीच में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 10 जने भी भाग गए तो उनको पता है सदस्यता निरस्त हो जाएगी, पर सरकार तो कांग्रेस की भी नहीं बनेगी। ये कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में जो कांग्रेस के विधायक थे वो 1/3 2/3 नहीं थे, गिनती के थे, लेकिन उनके छोड़ने से कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही थी। तो उन्होंने क्या किया, बीच सत्र में बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब उनकी सदस्यता हो गई निरस्त। अब कांग्रेस को कहा कि लाओ बहुमत, बहुमत था नहीं, सरकार गिर गई और वहां पर कर्नाटक में दोबारा चुनाव हुए। और खास बात पता आपको, जो पार्टी छोड़ के गए थे वो बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े, बाद में एक भी नहीं जीता उनमें से। वहां वो जीते नहीं क्योंकि लोगों ने नहीं दिया होगा, भाई ये तो बदलते रहते हैं इधर उधर। तो इसमें लिखना आप, यदि किसी दल के 1/3 से कम सदस्य दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है कि पार्टी के कहने पर किसी भी व्यक्ति को वहां से सदस्यता से निरस्त कर दिया जाता है। वो सीट खाली हो जाएगी, फिर वहां पे उपचुनाव होगा बाद में। पार्टी की सदस्यता त्यागेगा तो वही तो बात है, पार्टी की सदस्यता त्यागी तो रहेंगे। हाँ तो कर दी तो उसको बाहर निकाल देंगे, उपचुनाव होगा। कांग्रेस जैसे पार्टी है उसका कोई विधायक ऐसे मन मर्जी से नहीं है कि मैं तो कांग्रेस को छोड़ रहा हूं, मैं तो मेरे बड़ी हूं, ऐसा नहीं होगा। उसकी विहिप जारी होता है, फिर विधानसभा अध्यक्ष सत्ता दल का ही होता है। तो सीपी जोशी आएगा, कहेगा आज से इसकी सदस्यता खत्म, फिर उस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में दोबारा निर्वाचन करवाए जाएंगे। आपने कभी ऐसा उदाहरण देखा है? कहां देख लिया आपने? तो बीजेपी ने किया ना सदस्यता रद्द, उसने खुद ने नहीं छोड़ा ना। कहां पे? वो उस पर डिपेंड करता, नहीं जा सकती। पार्टी में कैसे जा सकती है भाई? उसकी वहां पे चुनाव होंगे दोबारा, वो पद पे नहीं रहेंगे। समझ क्यों नहीं रहे आप? अब आप भी समझ लो। अगर किसी ने एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो वो उस सदन का सदस्य ही नहीं होगा, खाली है। वो विधानसभा विधायक है ही नहीं, वो सांसद है ही नहीं, वो जगह ही खाली है। अब वहां पर क्या होगा, दोबारा से चुनाव होगा। एक तरह से उसको मृत समझ लो कि मर गया वो जैसे जीवित तो है वो, पर घर वाले कहते हैं ना आज से तू मेरे लिए मर गया, तो संसद उसको कहेगी आज से तू मेरे लिए मर गया। फिर वहां से दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे 6 माह के भीतर भीतर। ठीक है, लिखो। तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। नोट लगा के लिखना। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 91 ही है, 91वां ही है 2003 में। हाँ लिखो, 91 ही है। 92 में तो वो आ गया ना भाषा वाला, 91 ही है 91वां संविधान संशोधन। लिखो, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इस प्रावधान को और अधिक कठोर बनाते हुए
और अधिक कठोर बनाते हुए ये प्रावधान किया गया, कि यदि 2/3 से कम सदस्य 2/3 से कम सदस्य एक दल छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। एक लाइन छोड़ के लिखना, इस संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया। इस संविधान संशोधन का मतलब 91वां ही है, फिर से भी 93वां नहीं है। 93वां कहाँ पढ़ के आ गया तुम? 93वां मुझे याद नहीं आ रहा, बता दूंगा। हो गया 73वां 74वां है वो, सॉरी लिखो। इस संविधान संशोधन 106-7 हो गए। तो ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का कुल आकार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित क्रमशः लोकसभा व विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। 15% से अधिक नहीं होगा। बस अब लिख लो 11वीं अनुसूची, ये सभी आपने पढ़ी होगी। पंचायती राज तो पढ़ी लिया होगा राजस्थान पॉलिटी में। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था आपके सामान्य ज्ञान में दे रखी है ना, उसमें पंचायती राज और नगरीय तो आया नहीं होगा। 11वीं अनुसूची लिखो, आया था तो डेली आता है। अच्छा ये नहीं करवा, बाद में करवा देंगे। लिखो 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अब कई जगह आप पढ़ोगे तो 1993 भी लिखा मिलेगा। 1993 में राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए थे। तो जितने भी संविधान संशोधन विधेयक जब पहले सदन में रखे जाते हैं उनके साथ डेट वो लिखी जाती है। तो ये लोकसभा में पहले रखा गया था 1992 में, फिर राज्यसभा में दिसंबर में पारित हुआ, उसके बाद में इस पर राष्ट्रपति के साइन हुए थे और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम। फिर 1 साल का समय दिया गया सभी को, राज्यों को, कि लागू करो आप। तो राजस्थान सरकार ने 23 अप्रैल 1994 को, क्योंकि 1 साल पूरा हो रहा है 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल से तो अगला साल शुरू हो रहा है ना, 12 महीने का समय था। तो राजस्थान ने एन वक्त पर 23 अप्रैल को इसे लागू किया था। फिर 1995 से लगातार चुनाव हो ही रहे हैं 5-5 वर्ष से। पहले तो क्या होते थे,
मर्जी से होते थे, 15-15 साल भी सरपंच रहते थे। जब ये बगदरी गांव से उद्घाटन हुआ था पंचायती राज का, पंडित नेहरू ने किया था, नागौर में ही है। तो संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? इस अधिनियम से, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को, इसीलिए आपने सुना होगा ना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तथा पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए। पंचायतों को 29 विषय। अब सीधा सीधा पूछते हैं आपको, पंचायतों को कितने विषय हैं? 29 विषय प्रदान किए गए। बाकी पंचायती राज में है ना, एक तो ये ध्यान में रख लेना, एक वो ज्यादा से ज्यादा वो त्याग पत्र का पूछते हैं। एक बार आरएस में आया था 2013 में कि ग्राम सभा में शामिल कौन होता है। 243 अनुच्छेद 243 एक ग्राम सभा का गठन करता है। तो गांव में जितने भी वोटर होते हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये कंफ्यूज करने वाला, इसलिए पहले ही बता रहा हूं कि जो ग्राम सभा होती है उसमें कौन शामिल होता है? तो उस संबंधित ग्राम पंचायत के जितने पंजीकृत मतदाता हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होता है इसका सरपंच। साल में 4 बैठकें हैं इसकी। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त और मजदूर दिवस 1 मई। अगर विशेष परिस्थिति हो जाए तो राजस्थान सरकार ने, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए राजस्थान सरकार इसमें क्या करती है? चेंजेस करती है। जैसे उदाहरण बताता हूं, महिलाओं को आरक्षण 33% दिया गया है पंचायती राज में, राजस्थान ने 50% कर दिया। इसमें शिक्षा संबंधी कोई प्रावधान नहीं थे, राजस्थान सरकार ने शिक्षा संबंधी प्रावधान शामिल भी कर दिए, हटा भी दिए। अब नहीं है क्योंकि दिक्कत होने लग गई। कोई तो कहता है ये 8वीं पास नहीं है, कोई कहता 10वीं पास नहीं है। तो हरियाणा ने तो लागू कर दिए और हमने हटा दिए हैं आपसे। अब अनपढ़ आदमी भी सरपंच बन सकता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो सरपंच क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के लिए कोई न्यूनतम अर्हता नहीं है, चाहे अनपढ़ ही हो। इसमें थी, वो देखा होगा ना आपने, कई बार विवाद भी होता था, सरपंच फर्जी डिग्री ले आया, तो वो सारी चीजें। तो ये जो ग्राम सभा होती है ना, इसकी 4 बैठकें होती है, 1/3 गणपूर्ति होती है। ये इसलिए बता रहा हूं कि एकमात्र ग्राम सभा में 1/3 गणपूर्ति है। बाकी पंचायतों में, पंचायत समितियों में और जिला परिषद में गणपूर्ति की जो संख्या है वो कितनी है? इसमें 1/10 है, सॉरी, इसमें गणपूर्ति कितनी है? 1/10 है। उनमें कितनी है? 1/3। अब एक चीज दोबारा सुन लो, गणपूर्ति अभी से माइंड में बैठा लो। लोकसभा में 1/10, राज्यसभा में 1/10, विधानसभा में 1/10, विधान परिषद में 1/10, ग्राम सभा में 1/10। जहां जहां सभा लग गया वहां वहां 1/10। जैसे 543 है ना, 550, तो इसका 1/10 का मतलब 55 लोग लोकसभा में होंगे तभी कार्रवाई आगे चलेगी, वरना वो वापिस छुट्टी करके घर चले जाएंगे। जैसे 40 ही जने आए तो लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलेगी। लेकिन 3 चीजें और ध्यान में रखना। एक तो होती है ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया होता है सरपंच। एक होती है पंचायत समिति, जिसका मुखिया होता है प्रधान। और एक होती है जिला परिषद, जिसका मुखिया होता है जिला प्रमुख। इनमें गणपूर्ति की संख्या है 1/3। अब क्यों है 1/3? इसके पीछे का रीजन ये है कि मान लो कि पंचायत का गठन किया गया 3000 की जनसंख्या पे 9 वार्ड पंच और 1 हो गया सरपंच, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव होता है इसका। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? ये हमेशा 2 के डिजिट में बढ़ाते हैं, 9, 11, 13। क्यों बढ़ाते हैं वो भी बता देता हूं। क्योंकि ये सब मिलकर उप सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव करवाते हैं। तो अगर ये 8 होते, 10 होते तो फिर वही दिक्कत है, 4-4, 5-5, क्योंकि सरपंच तो प्रत्यक्ष है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। उप सरपंच यही मिलके बनाते हैं, जो पंच होते हैं ना, वो आपस में अपने आप में से एक को उप सरपंच बनाते हैं। होता कुछ नहीं है सरपंच उप सरपंच। सरपंच को बेचारे को शायद 5-6 हजार रुपए मिलते हैं, इतने एक रुपए मिलते। तो ये 9 जो सदस्य होते हैं ये उप सरपंच बनाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? ये एक बार उदाहरण दे रहा हूं, कितने हो गए? 10। अब इसकी गणपूर्ति मान लो कितनी रखी हमने, कितने हुए?
सरपंच अकेला आया, 2 बीड़ी पीर, हो गई बैठक। गणपूर्ति का मतलब उतने आएंगे तभी तो बैठक होगी ना उसकी। तो ये तो टोटल 1/10 कर दें यहाँ पे, तो एक ही सदस्य हुआ ना। तो एक तो सरपंच आ गया और एक चलो दोस्त मिल गया बीच में कोई पंचवंश, तो उसको ले आया, हो गई ना। इसलिए 1/3 रखी गई है कि कम से कम 4 तो होंगे अब, इसलिए ये संख्या कम होती है ना इसकी, इसलिए गणपूर्ति 1/3। तो ये गणपूर्ति का क्वेश्चन पूछते हैं, गणपूर्ति को कोरम बोलते हैं कि इतने होंगे तो ही आगे उसकी कार्रवाई चलेगी। तो ये 1/10 नहीं है इनमें, इन तीनों में 1/3 है। ऐसे ही जो नगरीय निकाय होते हैं ना, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, उनमें भी कितनी है? 1/3 है। तो ये हो गया आपका पंचायती राज। इसमें एक चीज और लिख लेना, संविधान में भाग 9, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया तथा भाग 9 जोड़ा गया तथा 16 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद पंचायतों को दिए गए, पंचायतों को दिए गए। तो इनके पास क्या स्लॉट खाली नहीं थे संविधान में, तो सबसे पहले तो उसको दिया संविधान का अनुच्छेद नंबर 243। फिर बोले अनुच्छेद तो और बच गए, तो बोले इसी में बढ़ाते रहो ABCD, तो 243O, ये 16 अनुच्छेद है, 243 से 243O, ये 16 अनुच्छेद किसको दिए गए हैं? पंचायतों को। पूछ ले कि कितने अनुच्छेद हैं पंचायतों के? 16 है। 243 से 243O, 243 हो गया एक तो, और 15 हो गए ए से लेकर ओ तक, 15 हो गए ना ABCD से लेकर ओ तक। अब मैं आपको पंचायती राज के बारे में ऐसे ही बता देता हूं, बेसिक याद रहने वाली चीजें जो पूछ लेते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, प्रधान, और वो ही गया। फिर होते हैं पंच, पंचायत समिति सदस्य, और जिला परिषद के सदस्य जिन्हें जिप सदस्य बोलते हैं। एक होते हैं उप सरपंच, उप प्रधान और उप जिला प्रमुख। इनमें से जितने भी अधिकारी जो मुख्य अध्यक्ष हैं, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख, इनमें से सरपंच का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रधान पंचायत समिति के सदस्य अपने में से बनाते हैं, यानी अप्रत्यक्ष होता है। जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष होता है, सभी को पता होगा, ये चीजें ध्यान में रख लेना। उप सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। जबकि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं और जो जिला परिषद के सदस्य होते हैं और जो पंच होते हैं, उन सभी का प्रत्यक्ष होता है। आप सभी वोट दे के आते हो। जब डायरेक्टर के वोट होते हैं, जिनको डायरेक्टर का बोलते हैं हम, एक ही दिन में होते हैं वो, 2 अलग अलग वोटिंग मशीन रखते हैं। एक में आप पंचायत समिति वाले को दे देते हो, एक में जिला परिषद वाले को दे देते हो। उससे पहले दिन वो सरपंच और पंच के करवा लेते हैं। इतना हो गया। दूसरी चीज पूछते हैं कार्यकाल, तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, फिक्स है। अगर कोई पहले मर गया तो 6 माह के भीतर निर्वाचन करवा लिया जाएगा। अगर आगामी चुनाव उसी साल होने हैं तब नहीं करवाते, क्योंकि फालतू का खर्चा होगा। 6 महीने के लिए कौन सरपंच बने? कि मान लो 4.5 साल हो गए पूरे, सरपंच मर गया, तो 6 महीने तक वो गांव बिना सरपंच ही रहेगा, क्योंकि अगले चुनाव होने वाले हैं 6 महीने में। तो क्यों खर्चा करना 6 महीने के लिए? तो वो 6 महीने का टाइम आ जाता है ना, तब नहीं करवाते। अब दूसरी बात आई शपथ की। तो सरपंच पंच को शपथ दिलाता है रिटर्निंग ऑफिसर RO, जो उस समय उस स्कूल में मतदान करवाने आता है, जो मुख्य मतदाता अधिकारी होता है। देखना शाम को लाइट चली जाती है तो बेचारा मोमबत्ती में वोट गिनता है, क्योंकि इनमें वो नहीं आती, EVM नहीं आ रही है अभी भी। इनमें बैलेट पेपर पे करवाते हैं, अभी तो करने लग गए। लेकिन इसका कारण यह है कि इनका निर्वाचन जो चिन्ह होता है ना, वही पहले दिन सेंशन होता है। किसी के बेलन, किसी के गैस सिलेंडर, पार्टी वार्टी नहीं होती इसमें। हाँ यही कुकर, बेलून, तो बेचारे के पास टाइम भी कम होता है सरपंच के पास। गांव में देखना आप, ऐसी गाड़ियां आती हैं, सामने लगा देते हैं, इधर नहीं आने देते, मोहल्ले को ब्लॉक कर देते हैं। सुनो, तो जो मतदाता अधिकारी आता है वो क्या दिलाता है? उन्हें शपथ दिलाता है। ठीक है। अब बात करें ग्राम पंचायत की, तो शपथ हो गई ना। अब मान लो त्याग पत्र देना है, तो वो त्याग पत्र देंगे ग्राम विकास अधिकारी को, BDO, जो पंचायत समिति में बैठता है उसको, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं। तो सरपंच भी उसे ही देगा, उप सरपंच भी उसे ही देगा, क्योंकि वो चुना गया है पंच प्रत्यक्ष रूप से। तो उप सरपंच सरपंच को नहीं देगा, किसको देगा? BDO को। और पंच भी किसे देगा? BDO को। क्यों देगा? क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से है। हो गया। एक होता है प्रशासनिक अधिकारी,
वो होता है वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, जिसका कल या परसों रिजल्ट भी आया है, जिसको पहले ग्राम सेवक बोलते थे। हो गया। अब आ जाओ पंचायत समिति में। पंचायत समिति में होता है प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य। पंचायत समिति के सदस्य ही किसको बनाते हैं? उप प्रधान को, और वही बनाते हैं प्रधान को। तो जो सदस्य हैं, जो उप प्रधान है, वो प्रधान को अपना त्याग पत्र देते हैं क्योंकि अप्रत्यक्ष है, और जो प्रधान है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसको? प्रधान जो है वो जिला प्रमुख को अपना क्या देता है? इस्तीफा। अब इनको शपथ की बात करें, इनको शपथ दिलाता है एसडीओ। इनको शपथ कौन दिलाता है? एसडीओ। जब मजिस्ट्रेट के काम करता है तो आपने उसका नाम एसडीएम सुन रखा है। जो आरएएस अधिकारी होता है एसडीएम, उसका वास्तविक पद होता है एसडीओ, क्योंकि उसका काम रेवेन्यू का है। मजिस्ट्रेट कब कहलाता है वो? एसडीएम में, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जब वो न्यायिक कार्य करता है। जैसे कलेक्टर को बोलते हैं ना डीएम, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के काम नहीं करता है एक्स्ट्रा में, लेकिन काम क्या है उसका? राजस्व संबंधी। ये हो गया। फिर आ जाओ जिला परिषद में। तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य। तो सदस्य और उप जिला प्रमुख तो जिला प्रमुख को दे देंगे, और ये जो जिला प्रमुख है ये संभागीय आयुक्त को देगी अपना इस्तीफा। ठीक है। और इनके जो उसका वो होता है शपथ, वो जिला कलेक्टर के द्वारा करवाई जाती है, वही होता है इसमें। और इसका जो मुख्य अधिकारी होता है ना प्रशासनिक, वो कहलाता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाम सुना होगा ईओ। वो ईओ होता है, वो क्या होता है? नगर, इस जिला परिषद का मुख्य, सीईओ भी बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या ईओ जो होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो ये, हाँ, शायद डायरेक्ट आती है ना इनकी पोस्ट तो कुछ। तो 73वें संविधान संशोधन की बात हो गई। अब लिखो 74वां। बाकी तो मैं इससे ज्यादा इसमें क्या ही बताऊं, वो तो आप उसमें पढ़ोगे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये मोटी मोटी बातें ध्यान में रख लेना, शपथ वपथ पूछ लेते हैं कई बार। 1992, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगरीय निकायों को, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा उन्हें 18 विषय दिए गए। 18 विषय हैं नगरीय निकायों को। नगरीय निकाय में क्या आ जाएंगे? नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पालिका वाले को अध्यक्ष बोलते हैं, नगर परिषद वाले को सभापति बोलते हैं, नगर निगम वाले को मेयर बोलते हैं, महापौर। जो जयपुर वाला चर्चा में रहता है वो महिला है एक, वो कई बार तो करप्शन में भी आई है, 2-4 बातें। हाँ, वो जो भी है, मतलब अखबार में खूब आता रहता है ना। चलो सही है, अच्छी बात है। लिखो संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। जल्दी से लिख लो। संविधान में भाग 9A, संविधान में भाग 9A जोड़ा गया। भाग 9A जोड़ा गया तथा 18 अनुच्छेद दिए गए, जोड़े गए। देखिए कौन सा वो बैठे था वहां पे। 18 अनुच्छेद जोड़े गए। 18 अनुच्छेद, 18 अनुच्छेद लिख लो। अनुच्छेद 243 यही है अपने पास। पी से चले 243, जेड पे खत्म हो गए, वापस ABCD शुरू कर दी, ZG। 18 अनुच्छेद। एक खास बात और बताता हूं, ये तो 12वीं अनुसूची थी, पर 74वां वाली 12वीं नहीं लिखी क्या? ये 12वीं है। अच्छा, सीधी लिखा दी थी 12वीं अनुसूची। हाँ, यार उसमें दे रखी है इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें है, बताऊंगा मैं। ये हो गया आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। बस क्लियर। अब हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 97वां संविधान संशोधन हुआ। बोले सहकारी समितियों को भी संवैधानिक दर्जा दो, तो बोले हमारे पास आर्टिकल नहीं है। बोले है नहीं, ZH। तो 243 ZH से लेकर 243 ZT तक सहकारी समितियां हैं। कल को और कुछ आएगा तो टी के आगे देख लो क्या आता है।
क्या था, मैंने PQRSTU 243 U से शुरू कर देंगे। लिखो संविधान के भाग। संविधान के भाग, संविधान के भाग लिखो। अब इसमें कुछ प्रमुख बातें करें, शुरू के 4-5 भागों की बात करनी है, बाकी नहीं करनी। संविधान के भाग, हेडिंग डालो संविधान के भाग है। अब संविधान तो शुरू ही अब हुआ है, इतनी देर तो मजा कर रहे थे हम, टाइम पास। संविधान के भाग, संविधान के भाग, संविधान के भाग। भाग नंबर 1, भाग नंबर 1, संघ व उसका राज्य क्षेत्र, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2, बस इतना ही ध्यान में रखना है, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। ऐसे तो 395 आर्टिकल हैं तो काम क्या आएंगे वो बता दूंगा। भाग 3 को पढ़ेंगे ढंग से, 3, 4 और 5 को। नागरिकता, नागरिकता उस समय जब 26 नवंबर को लागू हुआ ना संविधान के 16 अनुच्छेद, उनमें नागरिकता के प्रावधान ही थे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था कि भारत में कौन रहेगा और पाकिस्तान में कौन। इसमें वही है कि उनके माता पिता 10 साल से यहां रह रहे हैं और वो। और अब लिखो भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी ढंग से। यहां से आते हैं क्वेश्चन। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए? 6। तो लिखो इसमें, भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में, भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो जो 6 वाले हैं वो करेक्शन कर लो, 7। आपकी बात सही है लेकिन आधी जानकारी है, एक को हटा दिया इसलिए 6 है। मैंने कहा कितने प्रदान किए गए मूल संविधान में, 7। 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। नंबर 1, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, ये लो, ये मूल अधिकार है। सभी को बराबरी मिलते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार आपके एक ही कंडीशन में छीने जा सकते हैं, अगर आप पर कोई निवारक नजरबंदी कानून लगा हो, जैसे पोटा एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज। इसके अलावा अगर आप दुश्मन देश के निवासी हो, जैसे बाहर जैसे कसाब को पकड़ा तो वो थोड़ी कह देगा कि मुझे मेरे मूल अधिकार दो। तो कई बार आपने सुना होगा ना, ऐसे एक्ट लगाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का। मुंबई में वो हुआ था बम, सीरियल बम कांड, जिसमें टाडा, जिसमें संजय दत्त को भी गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसी जो एक्टिविटीज होती हैं, उनमें जिनको निवारक नजरबंदी में हिरासत में लिया जाता है, उनको 3 महीने तक बिना किसी कारण के जेल में रख सकते हैं, वरना आपको 24 घंटे से ज्यादा कहीं भी बिना किसी कारण के नजरबंद नहीं किया जा सकता। वरना आप अनुच्छेद 32, अगर अनुच्छेद 32 नहीं हो तो ये ऊपर के सारे अधिकार कोई काम के नहीं है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है कि अगर ये नहीं है तो ऊपर वाले सारे किसी काम के नहीं है। क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति, इनकी स्वतंत्रता तो मिलती है, एक चीज और सुन लेना, लेकिन साथ में उपबंध भी हैं उनको कम करने के। अगर आप देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको मूल अधिकार नहीं है। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब ये नहीं है वाक अभिव्यक्ति है तो आप किसी को भी गाली निकालो या देश की एकता को खंडित करने वाली कोई भी बात बोलो, नहीं बोल सकते, क्योंकि साथ में इनके क्या लगाए गए हैं, उपबंध। वरना तो जनता है, जनता का क्या ही कर सकता है, कोई पकड़ सकते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, 44वें संविधान संशोधन 44, 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को, मूल अधिकार को समाप्त कर, मूल अधिकार को समाप्त कर इसे अनुच्छेद 300A में, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A के तहत या में, अनुच्छेद 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार। इसके पीछे का रीजन बताओ। देखो, प्रॉपर्टी का मूल अधिकार होता तो मान लो कि सरकार को नेशनल हाईवे निकालना है आपके खेत से या रेलवे ट्रैक बनाना है कहीं से, तो आपने देखा होगा जमीन अधिग्रहण करती है सरकार। अब अगर मान लो आपका खेत या आपकी भूमि है, संपत्ति है, वो आपको मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार का वर्णन नहीं कर सकती ना सरकार या कोई भी, तो आप तो दोगे ही नहीं, सड़क रेलवे ट्रैक बनेंगे नहीं ना। इसलिए जरूरी था उसको वहां से निकालना। आपका मूल अधिकार होता तो हनन हो नहीं सकता। तो आप तो मान लो कि यहां हाईवे आ गया और यहां हाईवे आ गया, आप बीच में अपना खेत है, नहीं दूंगा। भाई इतने लंबी हाईवे बनता है तो कितने लोगों से जमीन लेनी पड़ती है। आज भी, फिर भी कई बार आपने देखा होगा कई जगह आज भी स्टे लगा होता है, तो सड़क यहां तक बन गई, यहां तक बन गई, और उस एक एक खेत के कारण वो अटकी पड़ी रहती है। ये और तो क्या, नागौर वाले तो ज्यादा जानते हैं इस बारे में। यहाँ से हाईवे
टर्न करके जो जाता है ना डीडवाना की ओर, वहां पे अभी तो मुझे नहीं पता बन गई होगी, पर 2-3 साल पहले वहां पे एक बीच में टुकड़ा था, तो ऐसे गांव में से कच्चा रास्ता बना के हाईवे पे वापस चढ़ाया गया था। मैं गया था 2-3 बार वहां। तो ऐसे भी लोग होते हैं, इसलिए इसको संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्ति कर दिया गया कि अब ये क्या रहेगा, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार तो है, कानूनी अधिकार नहीं होता तब तो कोई के थप्पड़ मार के ला इधर ला तेरी जमीन मेरी है। अब हेडिंग डालो समानता का अधिकार, हेडिंग डालो समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या हो गया तेरे, क्या याद नहीं है इसको, क्या बोल रहा है? तो आज ये याद करना जरूरी थोड़ी है। अनुच्छेद 14 में लिखना, विधि के समक्ष समता। अरे ये बहुत सरल है, विधि के समक्ष समता सबसे सरल है संविधान। विधि के समक्ष समता, फालतू हिस्ट्री कल्चर के चक्कर में थे, ये सही है संविधान। विधि के समक्ष समता का मतलब है कानून के समक्ष सभी क्या हैं, बराबर है। विधि के समक्ष समता, इसमें एक चीज अच्छी है ना, फैक्ट भी है लेकिन साथ में कंसेप्ट भी है इसमें। उसमें तो क्या होता है, बाकी और कई सब्जेक्ट होते हैं, अब कुंभा लाखा को तो रटना ही पड़ता है, क्या ही कंसेप्ट होगा उसमें। अंसा भाई क्या हो गई, वो तो लाखा की थी भाई क्षमता, तू कर ले। क्षमता थी भाई 60 साल की उम्र में, अभी तो आप 25-26 साल की उम्र में परेशान हो रहे हो, वो 60 से ऊपर का था। फिर मोकल पैदा और होता है। विधि के समक्ष समता लिखो, सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर धर्म, जाति, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, व जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ, किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा। इस आधार पे आप उसको वहां आने से नहीं रोक सकते कि आप फलाने धर्म के हो तो नहीं आ सकते। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी जैसे रोड है सार्वजनिक स्थल, तो रोड है, ट्रेन है, तो वहां पर आप देखना इन 5 के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि आप रोड पे नहीं चल सकते। तो ये है सार्वजनिक स्थल पर समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16 है नौकरियों वाला। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी कि किसी भी सरकारी नौकरी में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान व उद्भव 6 हैं उसमें के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर ने आगे 16(1)(2) में कहा कि अगर कोई जाति पिछड़ी हुई है उसको समाज में वापस मुख्य धारा में लाने के लिए अगर कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो इसे मूल अधिकार का हनन नहीं माना जाएगा, और उसी में आरक्षण का प्रावधान है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई थी संविधान में, लेकिन साथ में आरक्षण भी तो है। तो आरक्षण एक तरीके से देखा जाए तो मूल अधिकार का हनन हो गया ना। आप कहोगे कि भाई कैसे दे सकते हो आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लेकिन उन्होंने प्रावधान कर दिया कि अगर ऐसा होता है। उसी में आगे लिखा कि अगर किसी लिंग के आधार पर भी आरक्षण, तो महिलाओं को आरक्षण मिलता है, तो वो मूल अधिकारों का हनन नहीं है। संविधान कहता है कि उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर राज्य ये प्रयास करे
तो कर सकता है, इसलिए आरक्षण दिया जाता है। इसके लिए एक वाद हुआ था, मंडलवाद बोलते हैं जिसे, इंदिरा साहनी वाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को वैध ठहराया, उसमें चुनौती दी गई थी आरक्षण को, लेकिन 3-4 शर्तें भी थी कि एक तो आरक्षण कभी भी 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और दूसरा एक चीज और कही गई थी कोर्ट द्वारा, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। यानी कि आप एक बार किसी आरक्षण के कारण कहीं नौकरी लग गए तो उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो उसमें आरक्षण नहीं होगा। और एक कुछ बैकलॉग से संबंधित भर्तियों की बात थी कि जैसे खाली रह जाती है ना कई बार पोस्टें, तो उनसे संबंधित बात थी। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता की समाप्ति। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता। अस्पृश्यता की समाप्ति। अस्पृश्यता की समाप्ति। और लास्ट समानता का अधिकार है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो भारत में कोई भी नागरिक शिक्षा और सेना के अलावा किसी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता। शिक्षा का मतलब डॉक्टर लगा सकता है, इंजीनियर लगा सकता है, सेना का मतलब कर्नल, मेजर, लेफ्टिनेंट, ये अपने नाम के आगे लगा सकता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लगा सकता। ठीक है, उपाधियों का अंत। एक बार रिट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, एक याचिका गई थी कि ये भारत रत्न लगाते हैं, कई पद्मश्री लगाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उपाधियां ना होकर पुरस्कार है। तो भारत रत्न, पद्मश्री ये क्या है? पुरस्कार है। ये आपको ही पता होगा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। कहाँ लिखा है कि ये उपाधियां हैं? बाकी लगाते नहीं है, जिनको मिला होता है वो खुद नहीं लगाते हैं, दूसरे लगाते हैं। अब उसका तो क्या ही करे कि भाई भारत रत्न सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, लेकिन वो तो अपने नाम के आगे नहीं लगाता ना कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, तो नहीं लगाते यूज, क्योंकि ये मिलता भी उनको ही है जो नहीं लगाते। अब इस जैसे को देते तो पूरे गांव में लगाते ये पर इसीलिए मिलता नहीं है, तो इसको तो मिलेगा मरणोपरांत परमवीर चक्र, उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। पर अगला लिखो, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो गया? तो मैं तेरे पीछे तभी तो पढ़ा हूं, काम बन जाए। स्वतंत्रता का अधिकार, पड़ गया तेरा काम। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) कै ए भी लिखा आ सकता है, फिर ये मत कहना कि उसने लिखा है नहीं, चमनों ने। ए भी लिखा आ सकता है और कै भी लिखा आ सकता है। तो हिंदी में कै गढ़ाएंगे, इंग्लिश वाला देख लेना, ABCD आएंगे। 19(1) कै, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है जैसे झंडा फहराना, वो नवीन जिंदलवाद इसी के तहत दी गई थी उन्हें। पहले भारतीयों को झंडा फहराने की अनुमति नहीं थी सार्वजनिक स्थल पर, ऐसे कहीं भी घर पे। अब तो घर घर तिरंगा है, देखा होगा, रेडी वाले, टैक्सी वाले सब लगाए घूम रहे थे। पहले तिरंगे के प्रति एक सम्मान होता था। 15 अगस्त 26 जनवरी को आप छोटे थे तो एक तिरंगे को देख के अब नहीं आता, क्यों? क्योंकि घर घर तिरंगा हर कहीं देखने को मिलता है। पहले 15 अगस्त 26 जनवरी को होता था स्कूल में फंक्शन, बाकी सरकारी विभागों पे होता था, उसको भी झुकाया जाता था शाम को और अंधेरा होने पर उतारा जाता था। अब घर घर तिरंगा तो कर दिया, पर मैंने ऐसे ऐसे घरों पे तिरंगे देखे शाम को रोशनी की व्यवस्था ही नहीं थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो संविधान का उल्लंघन भी है। तो अभी वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब है आप किसी भी प्रकार से, अभिव्यक्ति का मतलब आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक केस भी हुआ था वाक एवं अभिव्यक्ति का, बता देता हूं। ऐसे इंटरेस्टिंग केस था। कोई श्रेया सिंगल थी महाराष्ट्र में, तो वो कहीं काम से जा रही थी और उस समय शिवसेना के थे, बाला साहब ठाकरे थे ना, तो कोई शिवसेना की रैली थी, तो उसके कारण वो लेट हो गई। उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया कि भाई ये ऐसे करते ही क्यों है, जिसके कारण आम आदमी परेशान हो। 2 घंटे बाद उसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई।
कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। देखो, जैक होने का फायदा यही होता है। आपने कपिल शर्मा का देखा होगा नेटफ्लिक्स पे, उसने रात को 3 साढ़े 3 बजे प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दिया था कि बोले मुझे भी अब रिश्वत देनी पड़ेगी क्या। वो कोई ऑफिस बना रहा था, तो वो बोला कि मेरी क्या है कि अंग्रेजी ठीक गई उसमें, तब तक बोले 8 बजे बाद मेरी अंग्रेजी टाइपिंग भी अच्छी जाती है। उसने खुद कहा ये, उसने बोला कि 3 बजे देखो मैंने उस स्थिति में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की। उसने अपने ट्वीट के बारे। सुबह 7 बजे बोले जब मेरा नौकर जगाने आया तो नीचे पुलिस खड़ी थी उसको गिरफ्तार करने के लिए। तो श्रेया सिंघल ने कोर्ट में लगाया केस, उस पर लगा था आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है एक, जैसे मॉर्फिंग करना, फिशिंग करना, ये सब अपराध होते हैं। मॉर्फिंग, स्टॉकिंग भी एक अपराध होता है। सुन ले, अब किसी भी सोशल मीडिया पर किसी भी फोटो को 7 सेकंड से ज्यादा देखना है तो जूम जूम करके देखता है। हाल ही में, अब मैं भूल गया कहां पे, मुंबई कोर्ट ने, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सुन लो, एक व्यक्ति को, एक युवक को 1.5 साल की सजा सुनाई है आइटम बोलने पे। यह अपमानजनक शब्द है। हाँ, उस कोर्ट ने सुनाई है भाई, आप पढ़ लेना। मैंने वो चलते चलते उसको देखा था, जल्दीबाजी में नहीं देख पाया, न्यूज चैनल पे आ रहा था कि वहां पे। तो आप स्टॉक करते हो ना, 7 सेकंड का नियम है, रोड पे भी ध्यान रखना। अगर 7 सेकंड से ज्यादा आप एक टक किसी की ओर देखते हो तो इसको स्टॉकिंग अपराध की श्रेणी में आता है ये भी। तो श्रेया सिंघल ने कहा कि भाई मेरी तो अभिव्यक्ति है। तब सुप्रीम कोर्ट ने संसद को कहा कि आप अपने एक्ट में चेंज करो। 66(1) की कोई धारा थी, बोले इसको हटाओ आप, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि उसका वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार है। उसने कोई धार्मिक भावना या कोई एकता पर थोड़ी कहा था, उसने तो कहा था कि भाई मैं परेशान हुई इसलिए। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब वो बोलेगा तो अकेला तो बोलेगा नहीं, सम्मेलन करेगा, लेकिन सम्मेलन निशस्त्र होना चाहिए। तो हथियार रहित, अगला लिखो, हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अब तेरा तो तू सोच रहा होगा पता नहीं चलता किसी को, सही भी है, तभी देखता है तू, पर देख ले फंस जाएगा किसी दिन। हथियार रहित स्वतंत्रता की समानता। हाँ, ये सब आईटी एक्ट में आते हैं। जैसे किसी को मैसेज भी करते हैं जबरदस्ती, चाहे अगला ब्लॉग नहीं कर रहा, वो उसकी इंसानियत है, वो भी आपराधिक श्रेणी में आता है। वो सेम वही है जैसे सड़क पे चलते आप किसी को कहते हो तो वो भी तो अपराध है, वो भी अपराध में ही आता है। हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगला लिखो, संगम या सहकारी, क्या हो गया, संगम या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, संगम या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, संगम या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। क्लास है क्या इसमें, अब है जीतू, क्लास है क्या इसमें, किसकी, कौन से वाले, 2C वाले वो, अच्छा अच्छा, उनको कहते हो बाहर ही रुके हैं। अगला लिखो, भारत में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। तो भाई निर्बाध, बिना बाधा के घूमने को कौन मना कर रहा है, लिख तो रहा हूं, भारत में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। तभी तो तू बांसवाड़ा से सीकर आ गया, उदयपुर से। ये मैं तो कहता हूं बैन लगा देना चाहिए। तू कहां से है, बूंदी से, तो ये बूंदी वालों पे बैन लगाओ। भारत में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। ये अगला देखो, ये गधे की लात, ये बोलते हैं इसको, मुझे मिर्जापुर से पता चला, पहले मैं अड्डा बोलता था इसको। वो ये जो भी है, मंत्री खड़ा है पहरेदार, वो जाली में। अब 10 मिनट एक्स्ट्रा पड़ेंगे अपन, खड़ा रहने दो उनको। निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। फिर लिखो, भारत में क्या करें भारत में
निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, बसने या निवास करने की स्वतंत्रता 19(1)(6). च नहीं लिखा है मैंने, संपत्ति का अधिकार था यहां भी कि भारत में संपत्ति का अधिकार दिया जाता, तो 31 और 19(1)(6) को साथ में क्या कर दिया गया, समाप्त लिखा है ना आपको, तो 19(1)(6) क्या कर दिया गया है, समाप्त। तो स्वतंत्रताएं कितनी दी गई हैं हमें, 6। 5 तो ये रही, छठी लिख लो, वृत्ति, आजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, वृत्ति, आजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता।